हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। 3 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना। वेट स्टोन ब्रिज है, उससे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितने बनते हैं, जितने MCQ बनते हैं, सारे को करवाया गया है। ठीक है, आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, खासकर LP टेक्नीशियन वाले। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। यानी AC को DC में, ठीक है, AC को DC में बदलने का काम किसका होता है सर? एक तो पहला तुम्हारा मैकेनिकल रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं, जो कि हम कम्यूटेटर को बोलते हैं। और ये किस में लगा होता है AC को DC में बदलने वाला? सर ये लगा होता है हमारा DC जनरेटर में। तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, AC को DC में ही बदलता है, मगर इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। और जो नॉर्मल रेक्टिफायर होता है वो भी हमारा क्या करता है, AC को DC में बदलने का काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टिफायर हो जाएगा। इन्वर्टर क्या करता है सर? DC को AC में बदलने का काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का कार्य क्या होता है? देखो, इंटरपोल हम अधिकतर DC मोटर में प्रयोग करते हैं और ये हमारा क्या करता है कि जो कम्यूटेटर पे स्पार्किंग हो रही होती है, ठीक है, कम्यूटेटर पे ही स्पार्किंग होती है, ठीक है, लोड के परिवर्तन के कारण या हाई करंट के कारण या फिर रफ सरफेस के कारण जो भी कम्यूटेटर पे स्पार्किंग हो रही है उसको कम करने के लिए हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा कहाँ लगा होता है सर? स्टेटर पे लगा होता है और ये आर्मेचर के साथ श्रेणी में कनेक्ट की जाती है। ठीक है, DC जनरेटर में इंटरपोल का वही पोल होता है जो कि DC जनरेटर के मेन पोल वाला आगे वाला होता है उसके, और मोटर में पीछे वाला। तो सर इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको करा दिए, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, तो सर करंट की उपस्थिति का ज्ञान, सबसे प्रैक्टिकल चीज़ तो यही है कि सर जी विद्युत झटके से होता है कि सर जी करंट मार रहा है, यानी करंट की उपस्थिति है। मगर ऐसे हम चेक नहीं करते हैं। चेक किसे करते हैं? उत्पन्न प्रभाव से। हीटिंग इफेक्ट है, लाइट इफेक्ट है, जो भी होता है हम उत्पन्न प्रभाव से पता कर सकते हैं कि उसमें करंट की उपस्थिति है कि नहीं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखें। करंट प्रभाव को स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? यानी तुमको कहीं पे भी करंट यानी धारा का प्रवाह कराना है या करंट को लाना है उस परिपथ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? देखो, फ्यूज नहीं होगा तो क्या करंट नहीं बहेगी? सर बिल्कुल बहेगा। ठीक है, क्या स्विच नहीं रहेगी तो क्या करंट नहीं फ्लो होगा? सर बिल्कुल बहेगा। ठीक है, क्या मीटर नहीं रहेगा तो क्या करंट फ्लो नहीं होगा? ये सब तो क्या है, ऑक्सिलरी चीज़ें हैं ना। सर बिल्कुल होगा, मगर करंट फ्लो कराने के लिए कम से कम एक चालक और उसके साथ एक वोल्टेज स्रोत लगा जरूरी है। जैसे ही वोल्टेज स्रोत लग जाएगा इसमें से क्या होगा, कोई ना कोई करंट बहने लगेगी। तो सर न्यूनतम आवश्यकता किस चीज़ की होती है? इन दो चीज़ों की, वोल्टेज स्रोत और चालक की आवश्यकता होती है। ये सब भी लगा दोगे, स्विच भी लगा दोगे और मीटर लगा दो, फ्यूज भी लगा दो, तो क्या नहीं होगा? सर होगा, मगर न्यूनतम चीज़ें के लिए पूछा है, इसलिए सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। मोटर वाइंडिंग में उपयोग होने वाली टेप होती हैं। देखो, मोटर वाइंडिंग जो होती है, कई प्रकार की टेपें होती हैं, जैसे तुम्हारी एम्पायर टेप, कॉपर टेप, फाइबर ग्लास टेप, कैम्ब्रिक टेप, ठीक है, वार्निश कैम्ब्रिक टेप, ये सब जितने भी इंसुलेशन टेप जो नॉर्मल तुम पढ़ते हो, ये सभी प्रकार की टेपें कहाँ प्रयोग की जाती हैं? मोटर वाइंडिंग में उपयोग की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब टेप की प्रकार होती है, पढ़ लेना। ठीक है ना, अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DC मोटर में बैक EMF उत्पन्न होता है। तो सर DC मोटर में जो बैक EMF उत्पन्न होता है वो हमेशा कहाँ होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में ही होता है। क्यों होता है बैक EMF उत्पन्न? देखो, मोटर में क्या होता है, हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि रोटर घूम रहा है तो उसमें EMF उत्पन्न हो, क्योंकि हम मोटर का प्रयोग ही इसलिए किए हैं कि उसमें बस क्या हो, रोटेशन हो, घूर्णन हो, उस पर टॉर्क उत्पन्न आए, उस पर बल आए। ठीक है, मगर मुझे कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि DC मोटर का प्रयोग हम सर जी वोल्टेज बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा जो क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ उत्पन्न कहाँ होता है, हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में ही होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि सर ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखें तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित की जाती है, किससे? तो सर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हमेशा हम एक्साइटर से एक्साइट करते हैं। एक्साइटर नहीं हुआ, एक्साइटर लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक्साइटर से उत्तेजित करते हैं। और ये होता कौन सा होता है सर? ये डीसी शंट मोटर हो सकता है। ठीक है, सॉरी डीसी शंट जनरेटर होना चाहिए। डीसी शंट जनरेटर हो सकता है, ये बैटरी हो सकता है, कोई भी सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्यूजिंग कारक हमेशा क्या होता है? याद रखना, फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला ही होता है क्या? सर फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है मिनिमम फ्यूजिंग धारा बटे रेटेड धारा। ठीक है, तो तुमको ये चीज़ क्लियर होगा कि सर जी रेटेड धारा मान लो 5 एम्पियर की है, तो कोई भी फ्यूज कब हो सकती है? तो सर फ्यूज तभी हो सकता है कि अगर 5 एम्पियर की धारा और उससे जब धारा अधिक प्रवाह होगी तो हमारी क्या होती है, फ्यूज पिघल जाती है। तो बोल सकते हैं कि सर जी जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका मान हमेशा 1 से क्या होता है, अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करें। डीसी मोटर का स्टार्टर में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं? तो याद रखना, डीसी मोटर हो या कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हो तो उसका स्टार्टर जो होता है हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। और स्टार्टर का काम क्या होता है? तो सर सबको पता है, स्टार्टिंग करंट को सीमित करने का काम होता है। तो बोल देंगे कि सर आर्मेचर के साथ श्रेणी में लगी होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है कि अर्थिंग तार का आकार होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अर्थिंग तार का आकार कैसा होता है। तो देखो साइज के हिसाब से होती है। तो सर अर्थिंग तार का जो आकार होता है 8 SWG से लेकर 14 SWG तक होता है। तो हमारा एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 8 SWG हो जाएगा। SWG का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताओगे? सर स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, नंबर कितने होते हैं सर? 0 से लेके 36 तक होते हैं। 0 वाला सबसे मोटा, 36 वाला सबसे पतला होता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताओ। तो देखो सिंगल फेज मोटर में 2 प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है। पहला कौन सा होता है? तो सर पहला हमारा होता है हिस्टैरिसीस मोटर जो कि सिंक्रोनस मोटर होती है। दूसरा क्या होता है? रिलक्टेंस मोटर होता है जो हमारी क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है। तो पहला क्वेश्चन देखो कि सिंथेटिक मोटर तुल्यकालिक मोटर का प्रकार है। एकदम सही बात है, यह एक नियत गति पे चलती है। जब सिंक्रोनस मोटर हो गया तो नियत गति पे चलेगा। सही है। अच्छा, इस प्रकार की मोटर का रोटर घूर्णक चीनी मिट्टी की सामग्री से बना होता है, ये भी सही है। मगर ये देखो इसकी दक्षता बहुत तुच्छ होती है। नहीं, कि जो भी सिंगल फेज की मोटर होती है सबकी एफिशिएंसी कम होती है, अधिक नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मगर यहाँ पे आंसर गलत पूछा था इसलिए गलत है। हिस्टैरिसीस मोटर की ये कहानी नहीं होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। वोल्टेज और एम्पियर घंटे की गणना करें। किसका निकालना? पहले वोल्टेज और एम्पियर की। क्या बोला है कि 4 जो हैं वोल्टेज हैं, 1 2 3 4, सभी कितने हैं? 1.5 वोल्ट के हैं। सभी 1.5 वोल्ट के हैं। पूछा क्या है कि पहले तो इसकी वोल्टेज बताओ। तो देखो पैरेलल में जुड़े हैं तो एक जुड़े है चाहे 75, अगर 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है तो सभी कितनी होंगी? सर 1.5 वोल्ट की बैटरी होगी। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर 4 यहीं से पता चल गया कि सर 4 ऑप्शन नंबर सही है। मगर देखो अगर एम्पियर घंटा पूछा है तो कैसे मारोगे? हमको पता है कि पैरेलल में जुड़ने से वोल्टेज रेटिंग घट जाती है मगर उसकी टाइमिंग यानी एम्पियर आवर्स वो रेटिंग जो होती है उसकी बढ़ जाती है। तो कितने गुना बढ़ेगा सर जी? अगर एक 8 एम्पियर की है
8 एम्पियर आवर की है तो 4 कितने को होगा, तो 4 गुणे 8 का हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 32 एम्पियर। और अगर सीरीज में होता तो ये वोल्टेज हमारी 4 गुना हो जाती और एम्पियर आवर कितनी होती है, उतने ही रह जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। तो कितने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1.5 वोल्ट और 32 एम्पियर आवर हो जाएगी। सही है। अगला क्वेश्चन देखो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हमेशा अंगूठा हमेशा किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। देखो बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड रूल। जब लेफ्ट हैंड रूल देखोगे तो तुमको हमेशा ये दिखेगा कि थंब बल को दिखाता है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो विद्युत धारा को दिखाती है। तो अंगूठा पूछा है तो अंगूठा फोर्स यानी यांत्रिक बल को दिखाता है। ये किसके लिए है सर, ये थंब के लिए है। ये किसके लिए है सर, ये तर्जनी के लिए है। और ये किसके लिए है, मध्यिका यानी जिसको मिडिल फिंगर बोलते हो उसके लिए है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, अति उत्तेजित मतलब ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड है। तो याद रखना ओवर एक्साइटेड में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर, याद रखना सिंक्रोनस मोटर तो लीडिंग चलता है। क्या चलता है, सिंक्रोनस मोटर लीडिंग चलता है, लीडिंग। मगर जब अल्टरनेटर की बात करते हैं तो कहाँ पे चला आता है सर, लैगिंग पे आता है। अंडर एक्साइटेड में यही हमारा क्या हो जाता है, लैगिंग हो जाता है, और यही सिंक्रोनस मोटर क्या हो जाती है, लीडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लैग हो जाएगा ना, तो पश्चगामी शक्ति गुणक हो जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। इसको याद रखना, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। स्क्वायर केज मोटर की गति क्या होती है या कैसे बदल सकते हैं। तो देखो स्क्वायर केज मोटर की गति रोटर पर प्रतिरोध लगा कर नहीं सर जी, रोटर में तो वाइंडिंग होती नहीं है तो प्रतिरोध तो जोड़ ही नहीं सकते, तो पहला गलत हो गया। रोटर ध्रुव बदल कर की जाती है नहीं, पोल तो बदलते हैं जी, एकदम सही बोला है कि सर पोल तो बदल कर ही की जा सकती है, मगर रोटर की नहीं, किसकी, स्टेटर की। तो स्टेटर के ध्रुवों की संख्या बदल कर हम चाहें तो स्पीड बदल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है NS बराबर कितना होता है 120 F/P। इसमें न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है तुमको ही बताए, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। दी गई प्रकृति क्या दिखाता है, प्रतीक, सॉरी प्रकृति बोले प्रतीक, ये किसका प्रतीक है। तो बोलोगे सर हमारा ये किसका प्रतीक है, सर ये हमारा DC मोटर का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होगे M के नीचे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो क्या होगा ये DC मोटर। और इसी के नीचे अगर ऐसे लिखा हुआ तो केवल AC मोटर, अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो बोलेंगे सिंगल फेज AC मोटर, और M के नीचे ऐसे ही बना के लिख दिया है 3 फेज तो लिखेंगे 3 फेज AC मोटर। ठीक है, तो इसको याद रखना। आज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी बता दिए, और सारे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे बाबू नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, शेयर जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।